हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिंदी इलेक्टिव का एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोग का जो है सो जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चंस को समझ पाएँ, पढ़ पाएँ और जो है एग्जाम में अच्छे अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर खंड क में आप सभी को पैसेज यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, आपको जो है सो अच्छे तरीके से आपको इसको रीड करना है, पढ़ना है। इसके बाद जो है सभी क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसको जो है चलिए हम लोग फटाफट पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि धन की चाह व्यक्ति को नाश की ओर ले जाती है। धन की चाह कभी समाप्त नहीं होती, वह धन प्राप्त होने पर और बढ़ जाती है। धन लिप्सा अथाह सागर की तरह है, इसके तल की था नहीं पाई जा सकती। जो व्यक्ति धन के उत्कट कामना से ग्रसित होता है, वह नीच से नीच काम कर सकता है। उसे अपने सम्मान की भी कोई चिंता नहीं होती। सम्मान को बेचकर उसे धन मिलता हो तो वह नहीं चूकता। समाज उसे चाहे हेय दृष्टि से देखता हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह धन के लिए किसी के भी आगे गिड़गिड़ा सकता है, अपशब्द सुन सकता है। इस तरह धन लिप्सा के सागर में उसका सम्मान डूब जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने जो है इस पैसेज को पढ़ा। इसके बाद जो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था ना, सम्मान की ओर बिल्कुल नहीं, कामना की ओर बिल्कुल नहीं, दृष्टि की ओर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनाश की ओर ले जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई था नहीं होती, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था जी? धन लिप्सा रूपी सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन नंबर के चलते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या पूछा है कि कैसे व्यक्ति समाज में नीच से नीच काम सम्मान की चिंता किए बिना ही कर देता है। तो क्या हो जाएगा जी? तो 3 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो व्यक्ति जो है धन की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति होता है, उसे ना ही समाज से कोई उसको ना ही समाज से कोई दिक्कत होता है, ना ही और किसी से। वो सिर्फ ही सिर्फ जो है सो धन को इकट्ठा करने के लिए कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, तो 3 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि धन लोलुपों को समाज किसी दृष्टि से देखता है। तो कैसे दृष्टि से देखता है? हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हे दृष्टि से। ठीक है, हे दृष्टि से। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी को जो है सो खोजना है। ठीक है, और अच्छे से एग्जाम देना है। प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक बताइए। तो या इस जो गद्यांश हम लोगों ने पढ़ा उसका एक शीर्षक बताना आप सभी को, जो कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको जो बेटर लगे उसको एक शीर्षक तैयार करना है। तो 5 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, धन लिप्सा का परिणाम। ठीक है, क्योंकि जो वो पैसेज था उसमें सिर्फ धन के बारे में बताया गया था कि कोई व्यक्ति कितना धन के अनुकूल हो सकता है ना, कितना धन के लिए मतलब वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर निर्देश लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक का उत्तर दीजिए। इसको आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और इसका आंसर देना है। चलिए हम पढ़ते हैं। भटक गया है देश दलों की बिहड़ वन में। ठीक है, कदम कदम पर संशय की युक्ता है मन में। नेता क्या है निज निज गुट के महापात्र है। राष्ट्र कहाँ है शेष शेष बस राजमात्र है। ठीक है, तो चलिए अब इसका क्या क्या पूछा है देखते हैं यहाँ पर, है ना। किस देश किसके बिहड़ वन में भटक गया है? तो किसके वो बिहड़ वन में भटक गया जी? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजनीतिक दल में जो है देश जो है वो भटक गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। मन में हमेशा संशय क्यों उत्पन्न होता है? तो क्यों उत्पन्न होता है? तो 7 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि भविष्य की चिंता के कारण। ठीक है, भविष्य की चिंता के कारण जो है मन में हमेशा संशय उत्पन्न होता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है। जो यहाँ पर बोला है ना, ये यहाँ पर जो आप ये जो पढ़ा है, इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब राष्ट्र का मतलब क्या होता है? तो यहाँ जो है राष्ट्र का मतलब निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है संपन्न देश, है ना। पूरे देश जो है राष्ट्र का मतलब आ रहा है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश की उचित शीर्षक बताइए। इसमें भी आपको शीर्षक बताना है। तो क्या हो जाएगा? 9 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी देश और नेता। क्या हो जाएगा जी? देश और नेता। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है संशय शब्द का अर्थ क्या है? तो संशय शब्द का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि संदेह। ठीक है, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। निबंध का अंतिम भाग कहलाता है, क्या कहलाता है जी? निबंध का जो अंतिम भाग कहलाता है वो कहलाता है निष्कर्ष। क्या कहलाता है? निष्कर्ष। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, निबंध लेखन में डॉट डॉट डॉट, है ना, विचारों की अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि मौलिक। ओके, निबंध लेखन में मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग होता है? तो किस शब्द का प्रयोग होता है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि व्याकरण से जो है आप सभी को पूछा जाएगा। ठीक है,
तो आपको दिमाग थोड़ा लगाना होगा इसमें। समाचार पत्र के संपादक के नाम पर लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित होता है? तो क्या होता है जी? तो 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि महोदय। हम लोग महोदय लगाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो क्या है जी? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि सूचना देना और शिक्षित करना। ठीक है, ये इसका मतलब यही होता है, प्रमुख कार्य यही होता है। 15 देखिए क्या पूछा है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तथ्यात्मक। ओके। पीटीआई क्या है? पीटीआई क्या है? इसका मतलब क्या हो जाएगा जी? तो 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि समाचार एजेंसी। क्या हो जाएगा जी? समाचार एजेंसी। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि डॉट 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 है ना, है क्या है? तो क्या है जी? बताइए। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि श्रव्य माध्यम। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है? तो ऑब्वियसली जो है सो एक बार। ठीक है, हम लोगों को लगा कि 7 बार, ठीक है, बट यहाँ पर साप्ताहिक पत्रिका जो है सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का 80 यानी कि एक बार। ठीक है, साप्ताहिक परीक्षा जो है वो सप्ताह में सिर्फ एक बार ही आता है। ठीक है, 7 बार नहीं आएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बट नहीं होगा, हमको पता है। ठीक है, तो साप्ताहिक परीक्षा जो है सब साप्ताहिक पत्रिका जो है वो सप्ताह में एक बार निकलता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ना, लिखा है स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? तो क्या हो जाएगा? तो 20 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि खोज पत्रिका पत्रकारिता। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या इतना से इतना उत्तर दीजिए। आपका जो है आपको जो है इस प्रकार सा काव्यांश वहां पर मिलेगा देखने को। ठीक है, आपको अच्छे से रीडिंग करना है, पढ़ना है, इसके बाद उसको आंसर देना है। देखिए लिखा है क्या चीज, शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? बिल्कुल ऐसा ही आएगा, कुछ पंक्ति आपको देखने को मिलेगा और वो पूछ देगा कि ये जो पंक्ति है वो किस पाठ से लिया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जी? किस पाठ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा संध्या के बाद, ऑप्शन नंबर सी। किसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? ठीक है, तो कैसी व्यवस्था पर बल दिया गया है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि साम्यवादी। ओके। शहरी बनियों के सम्मान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? तो क्या हो जाएगा? तो 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गांव के दुकानदार। ओके। नींद उचट जाती है किसकी रचना है? ठीक है, चलिए अब जो है सो आप सभी को बुक से क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नींद उचट जाती है किसी रचना है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नरेंद्र कुमार, नरेंद्र सॉरी शर्मा नरेंद्र शर्मा। ठीक है, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 का देखिए क्या है, पूछा है कि कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुख स्वप्नों से भयावह किसे माना जाता है, किसे माना है? तो 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये यानी कि बाहर के अंधकार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? तो क्या हो जाएगा? तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गरीबी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिकता सलील समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है जी? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुप्रास। ओके, अगले क्वेश्चन के चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो क्या प्रेरणा दी गई है दोस्तों? तो 28 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि कठिनाइयों से जूझने की, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है उससे जूझिए ना कि भागिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 28 का ये हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 का ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा को अपने है ना किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो क्या हो जाएगा? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यामा, वही है ना, हाँ यामा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? तो किसे कहा गया है जी? तो 30 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग भी सभी के पास फिर से एक गद्यांश पूछा है और इस गद्यांश का आपको आंसर देना है पढ़ के अच्छे से। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप इस गद्यांश को पढ़ना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था, आंगन की अलगनी पर कई
पैबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी थी। दोनों बड़े लड़कों का वह कहीं पता ना था। ये जो है सो मैं सुबह क्लास में भी डिस्कस कर रहा था, ठीक है, इस पैसेज को, इस गद्यांश को, ठीक है। बाहर कोठरी में मुंशी जी औधे मुंह होकर ऐसी निश्चिंतता से सो रहे थे मानो 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई है हो, या फिर मानो उन्हें शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना हो, ठीक है। अब चलिए बताइए, ये जो पंक्तियां हैं इसके लेखक कौन है जी? तो आपका 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमरकांत। ओके, ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। अगला क्वेश्चन देखिए, घर में मक्खियों का भिनभिनता पंक्ति के घर कैसी अवस्था के संकेत मिलता है? संपन्नता, दरिद्रता, खुशहाली, धार्मिक। तो क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब मक्खियां भिनभिना रही है तो संपन्न थोड़ा होगा, ठीक है, और बिजली वो क्या होगा? दरिद्रता होगा, है ना, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, विभाग की कलर की से किन की छटनी हुई है? तो क्या हो जाएगा जी आपका? 33 का हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये यानी कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद, ठीक है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया है? तो क्या हो जाएगा जी? तो 34 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि रूढ़िवादी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है? तो क्या हो जाएगा जी? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपनी बुद्धिक विवेक से लोगों को प्रसन्न करना, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों को समूचा दिन कैसे बीता? तो कैसे बीता था जी? तो 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भय और दहशत से, ठीक है। आप लोग जो है सो कहानी पढ़े होंगे तो सारा चीज़ आप सभी को मालूम होगा, जैसे ही हम क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहे होंगे आप सभी का दिमाग में चलने लगा होगा, ठीक है। और जो कहानी को नहीं पढ़े हैं उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलिए, उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? उसकी माँ के लेखक जो कहानी है उनके लेखक बताना आप सभी को। तो 37 का हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, यानी कि पांडे बेचैन शर्मा उग्र। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिधार्थ एक होते हुए भी धन्य धव्य न्यार्थ और व्यंग्य अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से अद्भुत है? तो ये है आपका 38 का, ये यानी कि नए की जन्म कुंडली, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, हंस पत्रिका के प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो किसने किया था जी? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन क्या पूछा है? अंधेरी नगरी नाटक की रचना किसने की? तो 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है अंडे के छिलके पाठ में बिना अंडे का क्या बना रही है? तो क्या बना रही है जी? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हलवा। क्या बना रही है? हलवा, ठीक है, 41 का बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, शरत चंद्र लिखित उपन्यास का नाम बताएं। तो क्या हो जाएगा? तो 42 का जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीकांत। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है आवारा मसीहा में लेखक ने शरतचंद्र की तुलना किससे की है, सॉरी। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि रॉबिन हुड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम सा रहता था? किसकी मृत्यु के बाद? तो क्या हो जाएगा जी, है ना, यहाँ पर ऑप्शन दिया है पिता, माता, दादा, दादी। तो क्या हो जाएगा? 44 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, 45वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है? परंपरा परंपरावादी स्त्री, है ना, आधुनिक स्त्री, धार्मिक स्त्री, या फिर चतुर स्त्री। तो क्या हो जाएगा जी? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि परंपरावादी स्त्री, ठीक है, इसका राइट आंसर यही है, ठीक है। तो ये था जी आप सभी का क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आप सभी जो है क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग एग्जाम दीजिए, ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले मतलब क्लास में या फिर वीडियोज में, ठीक है। तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। आप जितना मेहनत किए हैं अपने मेहनत पे भरोसा कीजिए और एकदम एग्जाम अच्छे से दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।